सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो ज्योग्राफी का पहला चैप्टर हमारा चल रहा था और ये 8th क्लास है और ये हमारी लास्ट वीडियो रहेगी। इसमें हम पढ़ेंगे सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। द डिनोडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन क्या है? डिनोडेशन ऑफ सॉइल कवर, यानी सॉइल का जो ऊपर की सरफेस है उसका हट जाना, उसका वियर ऑफ हो जाना और बह जाना। डिनोडेशन को हम हिंदी में कटाव कहते हैं, यानी कहते हैं जमीन में कटाव हो गया और वो टुकड़ा बह गया। देखते हैं किस तरह से। तो एक टाइप का हम डिनोडेशन देखेंगे, जैसे ये लैंड का हिस्सा है, ठीक है, ऐसे, और ये लैंड का हिस्सा है और बीच में ये रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है, ऐसे रिवर फ्लो कर रही है, यानी रिवर ऐसे पीछे से निकलते हुए ऐसे सामने की तरफ आ रही है, ठीक है। मैं साइड से, सामने से दिखा रहा हूं। तो ये पानी अपने रिवर के दोनों साइड एक फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, यहां से एक हिस्सा ऐसे कट जाता है और ये हिस्सा टुकड़ा कट के पानी में चला जाता है। तो इसको हम कहेंगे डिनोडेशन। और फिर पानी के साथ ये टुकड़ा बह जाता है। तो कटाव हुआ यानी डिनोडेशन और वॉशिंग ऑफ यानी बहकर चले जाना, इसको हम कहते हैं सॉइल इरोजन। The process of soil formation and erosion go on simultaneously and generally there is a balance between the two. तो होता क्या है कि नई लेयर सॉइल की बनती रहती है और सॉइल इरोजन भी होता रहता है। एक नेचुरल प्रोसेस है, हवा के जरिए, पानी के जरिए। तो दोनों चीजें ये साथ साथ होती रहती हैं। एक तरफ सॉइल की लेयर आ रही है, दूसरी तरफ से इरोजन की वजह से हट रही है, तो दोनों में बैलेंस बना रहता है, ठीक है। इधर से आया, इधर से गया। Sometimes this balance is disturbed due to human activities. कभी कभी क्या होता है, इंसानों के काम की वजह से, इंसानों की हरकतों की वजह से ये बैलेंस बिगड़ जाता है। कैसे बिगड़ जाता है? लाइक डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग एक्सेट्रा। अब आपने क्या किया? डिफॉरेस्टेशन कर दिया, यानी पेड़ों को काट दिया। अब पेड़ क्या करते हैं? सॉइल को पकड़े रहते हैं, यानी पेड़ों की जड़ें रहती हैं, वो सॉइल को होल्ड करती हैं। तो पानी के बहाव की वजह से या हवा की वजह से वो सॉइल की लेयर उड़ नहीं पाती। लेकिन आपने पेड़ को काट दिया, डिफॉरेस्टेशन कर दिया, अब उसमें आसानी से सॉइल इरोजन हो जाएगा। और ओवर ग्रेजिंग, अब जैसे जमीन होती है उस पर क्या होता है, घास वगैरह या कोई और झाड़ी उग आती है, अब जानवर उसको खा गया, जिसकी वजह से वहां अब पेड़ पौधा रहा नहीं, तो अब वो सॉइल एकदम खुल गई, सामने आ गई, और हवा की वजह से और पानी की वजह से वो बह जाएगी। तो इससे क्या होता है, सॉइल इरोजन की स्पीड तेज हो जाती है। और तीसरी बात, यहाँ कंस्ट्रक्शन कहा है। कंस्ट्रक्शन लिए क्या होता है, आपको कहीं कुछ बनाना है तो अगर वहां पेड़ पौधे जो कुछ होंगे उसको आप हटाओगे, और अगर बड़े लेवल पे अगर कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो और दूर तक के एरिया को आप साफ करते हो, मशीनें आपको लेकर जाना है और दूसरा सेटअप बनाना है, जिसकी वजह से दूर तक एरिया को आप पेड़ों को और पौधों को हटा देते हो। उसकी वजह से भी डिफॉरेस्टेशन होता है। माइनिंग की वजह से भी होता है। अब कैसे होता है इसको दिखाता हूं मैं। जैसे मान लीजिए ये पूरा एक फ्लैट सरफेस थी, ठीक है, ऐसे पूरा फ्लैट थी, लेकिन यहां पर मटेरियल भरा हुआ था जिसको माइनिंग के जरिए आपने निकाल लिया। जब निकाल लेंगे तो क्या होगा, ये जगह ऐसे खाली हो जाएगी। अब अगर बारिश वगैरह या पानी बहेगा तो स्लोप की वजह से ऐसे फोर्स लगेगी यहां पर, यानी ऐसे फोर्स लगेगी इस पर, तो ये जो हिस्सा है इसको काटना शुरू कर देगी और ये बह जाएगा और यहां नीचे चला आएगा। इसी तरीके से जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, यहां से करते करते बहुत बड़ा एरिया वो इरोड हो जाएगा। तो इस तरह से माइनिंग के जरिए भी सॉइल इरोजन होता है। While natural forces like wind, glacier and water leads to soil erosion, और हवा की वजह से, अब सॉइल है, ये विंड की वजह से अक्सर उन जगहों पर होता है जो सूखे एरिया होते हैं, ड्राई एरिया होते हैं, यानी एरिड एरिया होते हैं। आप देखते हो अगर सूखा एरिया होता है तो आंधी वगैरह चलती है तो क्या बहुत धूल उड़ती है, लेकिन अगर बारिश हो जाए एक बार और उसके बाद अगर तेज हवा चले तो आप देखते हो धूल नहीं उड़ती या कम उड़ती है। इसलिए क्योंकि वो मिट्टी गीली हो गई और अब आसानी से वो नहीं उड़ पाएगी। तो सूखे एरिया में विंड की वजह से ये सॉइल इरोजन होता है, यानी ऊपर की लेयर उड़ जाती है। और ग्लेशियर की वजह से, ग्लेशियर क्या होता है, ग्लेशियर पिघलता है तो उससे रिवर के अंदर पानी आता है, यानी पानी का एक सोर्स है। बारिश की वजह से भी होता है, लेकिन मेन चीज क्या होता है, ग्लेशियर पिघलता है और यानी बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े पिघलते हैं और फिर वो रिवर बनकर आते हैं। तो अगर ये ग्लेशियर तेजी से पिघलेंगे
तो पानी की स्पीड ज़्यादा होगी, तो सॉइल इरोजन ज़्यादा होगी। दूसरा एक और चीज़ ग्लेशियर में ये होता है कि चूंकि ये बर्फ़ के टुकड़े होते हैं, जब पिघलते हैं तो माउंटेन के आसपास के एरिया में क्या होता है, वो बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े साथ में बहते हुए चले आते हैं। तो चूंकि जो आइस होती है, जो बर्फ़ होती है, उसकी डेंसिटी कम होती है, वो पानी के ऊपर तैरती रहती है। अब पानी के साथ बहते हुए आती है, तो जब वो रिवर के साइड में टकराएगी सॉइल से, तो सोचिए अगर पानी ही जब इरोजन कर दे रहा है, तो एक सॉलिड चीज टकराएगी तो कितना तेज वो इरोजन करेगी। तो ग्लेशियर की वजह से भी, तो ये नेचुरल चीज है, इसमें इंसानों का कुछ नहीं करना है। तो ग्लेशियर एक कारण हो गया, और पानी जो रिवर में बहता है वो तो समझ ही गए हैं, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल्स एज गलीज। तो बहता हुआ पानी वो क्ले सॉइल, यानी जो बहुत ही छोटे पार्टिकल होते हैं जिन सॉइल का, सॉइल में कई चीज होती है ना, सैंड होता है, सिल्ट होता है, क्ले होता है। सैंड का पार्टिकल सबसे बड़ा होता है, और क्ले बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। तो बहुत आसानी से वो जब फोर्स लगती है पानी की, तो वो साथ में उसकर बह जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, डीप चैनल्स बन जाते हैं, यानी नालियां जैसी बन जाती हैं। आप देख सकते हो यहाँ गली इरोजन के अंदर नालियां जैसी बन गई हैं, तो ऐसे ही बन जाती है। इसको हम गलीज कहते हैं, जैसे कहते हैं ना पतली गली, तो वो वही वाली गली, उसी तरह से याद रख सकते हैं। द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन एंड इज नोन एज बैड लैंड। तो भैया ऐसी लैंड पे कैसे कल्टीवेशन करोगे। अब राइट साइड वाले देख लो, गली इरोजन हो गया है। तो ये इरोजन ऐसा नहीं कि कुछ सेंटीमीटर होता है, बल्कि इतना होता है कि पूरा एक एक आदमी अंदर उस गड्ढे में चला जाए, तो वहां खेती आप नहीं कर सकते, इसीलिए उसे बैड लैंड कहें। इन चंबल बेसिन सच लैंड्स आर कॉल्ड रेवेंस। तो बेसिन्स क्या होता है, ये देखिए यही होता है, जैसे मेन रिवर ये जा रही होती है और पानी बहते हुए यहाँ आता है, तो ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं ये बेसिन होता है। तो जो चंबल बेसिन की हम बात कर रहे हैं, जहां पर ऐसी जमीन को, यानी ये जो बैड लैंड की हम बात कर रहे हैं, तो इस बैड लैंड को हम क्या कहते हैं, रेवेंस कहते हैं। समटाइम्स वाटर फ्लोज एज अ शीट ओवर अ लार्ज एरिया डाउन द स्लोप। तो एक तो कभी कभी नालियों जैसा पतले पतले लाइन बनाते हुए इरोजन होता है, कभी कभी पूरी एक शीट की तरह से, यानी जब एक बड़ा एरिया शीट की शक्ल में, जिसकी मोटाई बहुत कम होती है लेकिन दूर तक फैला हुआ एरिया होता है, वो जब सरक जाता है, वहां नाली जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन देखने से लगता है कि पूरी सरफेस उसकी सरक गई है। और ये अक्सर स्लोप पर होता है, पूरे पूरा स्लोप पर वो इरोजन हो जाता है। तो क्या होता है, इन सच केसेस द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे। तो ऊपर की जो सॉइल होती है वो बह जाती है। गलीज के अंदर में सिर्फ एक पतला सा एरिया होता है जहां से इरोजन होता है, यहां पर पूरी सरफेस हट जाती है। दिस इज नोन एज शीट इरोजन। तो इसको हम इसीलिए शीट इरोजन कहते हैं, क्योंकि एक शीट की तरह से, जैसे कॉपी पेपर जैसे की शीट होती है, उस तरह से शीट की तरह से पूरा इरोजन होता है। विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड नोन एज विंड इरोजन। तो जो ढीली ढाली सॉइल होती है, ढीली ढाली से मतलब जो सूखी होती है अक्सर, वहां पर क्या होता है, हवा चलेगी तो वो सॉइल को भी उड़ाते हुए लेकर जाएगी। तो फ्लैट एरिया में जब हवा चलेगी तो वो उड़ाएगी, और अगर स्लोप एरिया होगा तब तो ये विंड बहुत आसानी से इरोजन कर सकती है, क्योंकि उसको हल्की सी फोर्स लगानी पड़ेगी और मिट्टी अपने आप स्लोप की वजह से सरक जाएगी। तो ये विंड की वजह से जो इरोजन होता है, इसे हम विंड इरोजन कहते हैं। सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू द डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग। तो हमने बहुत सारे कारण पढ़े कि सॉइल इरोजन वाटर की वजह से होता है, ग्लेशियर की वजह से होता है। अब ये हम देख रहे हैं कुछ डिफेक्टिव तरीके की जो हम फार्मिंग है, गलत तरीके से हम जो खेती करते हैं, उसकी वजह से भी इरोजन होता है। वो क्या, प्लॉइंग इन अ रॉन्ग वे दैट इज अप एंड डाउन द स्लोप फ्रॉम चैनल्स फॉर द क्विक फ्लो ऑफ वाटर लीडिंग टू सॉइल इरोजन। तो जो स्लोप वाला एरिया होता है, ढालदार एरिया होता है, अब वहां हमने क्या कर दिया, वहां हल चला दिया, उसको जोत दिया, तो जिसकी वजह से जब जुताई होती है फील्ड की, तो मिट्टी लूज हो जाती है। अब देखते हैं वो बड़े बड़े टुकड़े में बढ़ जाती है। अब अगर वहां पानी बरस गया या हवा की वजह से ही, वो बहुत तेज इरोजन हो जाएगा। प्लॉइंग अलोंग द कंटूर लाइन कैन डिसेलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप। तो हम इसीलिए जो हम जुताई करते हैं, या सिंपल कह लें जो हम खेती करते हैं, तो कंटूर लाइन के अलोंग, ये क्या होता है, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, क्लास 8th में है कंटूर प्लॉइंग। उसके अंदर क्या होता है, तो ऐसे मान लीजिए ऐसे स्लोप है और यहां पर हमको खेती करना है,
अब ऐसे यहाँ पर हल चला देंगे तो जो सॉइल है वो लूज हो जाएगी, जिसकी वजह से हवा की, पानी की वजह से सॉइल इरोजन हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा उठा देते हैं, इस पर पत्थर वगैरह लगा देते हैं, कुछ और लगा के ऐसे बैरियर जैसा बना देते हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पर बना देते हैं, और इसी के बीच में हम खेती कर लेते हैं। यहाँ पर ऐसे ऐसे खेती कर देते हैं, ठीक है। इससे फायदा क्या होता है, जब पानी स्लो पर बहेगा तो पहले आकर यहाँ टकराएगा, जब टकराएगा उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, फिर ये बेचारा नीचे चलेगा तो स्पीड पकड़ेगा, थोड़ी दूर जाके फिर टकरा जाएगा, फिर स्पीड स्लो हो गई। इस तरह से उसको वो स्पीड नहीं मिल पाती जिसकी वजह से वो सॉइल इरोजन कर सके, या अगर थोड़ा बहुत कुछ होगा तो आकर वो मिट्टी यहीं जम जाएगी, यहीं रुक जाएगी। तो इसे हम कंटूर प्लॉइंग कहते हैं। स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप मेकिंग टेरेस कल्टीवेशन रिस्ट्रिक्ट्स इरोजन। तो दूसरा तरीका क्या है, ये सब भी आप पढ़ चुके हो पहली क्लास में, मैं बस बता देता हूं, रिवाइज हो जाए, भूल जाते हैं लोग, ठीक है। टेरेस कल्टीवेशन करते हैं, ये क्या होता है इसको देखते हैं हम। इसमें क्या करते हैं हम, सॉइल इरोजन से बचने के लिए, जैसे मान लिया ऐसे स्लोप वाली जमीन थी तो इसको हम बदल देते हैं। कैसे बदल देते हैं, ऐसे यहां गया, इसको कम कर दिया हमने, ऐसे स्टेप जैसा बना दिया हमने, ठीक है। चलिए दूसरा डायग्राम बना के मैं दिखाता हूं किस तरह से। ऐसे, तो ये देख रहे हैं स्टेप जैसा बना दिया। अब यहां पर खेती करते हैं, ठीक है, ऐसे यहां खेती कर दिए और यहां कर दिए खेती। तो क्या होता है, ये फ्लैट जमीन की है तो स्लोप असल में, यानी ऐसे स्लोप था ये, इसको हमने सीढ़ी ऐसा बना दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया, अब ये फ्लैट जैसा बन गया, और यहां फिर अब सॉइल इरोजन नहीं हो पाएगा। अब इसी सब जगह पर आप खेती कर लीजिए आराम से। तो इसको हम क्या कहते हैं, टेरेस फार्मिंग कहते हैं। इससे भी हम सॉइल इरोजन से बच जाते हैं। तो हम यहाँ सॉइल कंजर्वेशन की टेक्निक्स पढ़ रहे हैं, किस तरह से हम सॉइल को इरोजन से बचाएं। वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज हैव वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग। तो हिमालयाज की बात कर रहे हैं, वेस्टर्न और सेंट्रल रीजन के अंदर ये टेरेस फार्मिंग होती है, क्योंकि हिमालयन रीजन जो है वो वहाँ स्लोप बहुत होता है, तो ये टेक्निक वहाँ यूज की जाती है। लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स। ये स्ट्रिप फार्मिंग की टेक्निक बताई जा रही है यहाँ। इसमें क्या करते हैं, जो बड़ी सी फील्ड होती है उसको स्ट्रिप में बदल देते हैं, जैसे इसको भी हम देखते हैं। यानी हमारी ऐसे पूरी फील्ड थी, हम पूरा इस पे खेती कर देते, लेकिन हम करते क्या है, हम ऐसे यहां खेती करें, ऐसे ऐसे टुकड़े में करते हैं, ठीक है, पूरा लाइन से एक जगह नहीं करते, और यहां बीच में कोई ग्रास वगैरह हम ग्रो कर देते हैं। तो जब हम खेती करने के बाद जब हम उसको काटेंगे तो ये ग्रास हमेशा उगी रहेगी, जिसकी वजह से हवा की वजह से ये सॉइल इरोजन नहीं हो पाएगा। तो ऐसे स्ट्रिप बना देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा खेती करें, बीच में कुछ खाली जगह छोड़ दिए, वहां ग्रास वगैरह या कुछ और उगा दिए, और फिर दूसरी लेयर बना दिए, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरह से स्ट्रिप बना देते हैं, तो इसको स्ट्रिप फार्मिंग कहते हैं। दिस ब्रेक्स अप द फोर्स ऑफ द विंड, ये विंड की फोर्स को कमजोर कर देती है। दिस मेथड इज नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग। तो इसको स्ट्रिप क्रॉपिंग या स्ट्रिप फार्मिंग जो भी नाम दे लें कह सकते हैं। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर ऑल्सो वर्क इन अ सिमिलर वे। इस तरीके से हम लाइन से ट्री को उगा देते हैं, जिससे क्या होता है, हवा उससे टकराती है तो हवा, विंड की स्पीड स्लो हो जाती है। रोज ऑफ सच ट्रीज आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट। तो शेल्टर बेल्ट हमने पहले भी डिस्कस किया है, तो उसको हम लगा देते हैं। These shelter belts have contributed significantly to the stabilization of the sand dunes and in stabilizing the desert in western India. तो इससे एक फायदा ये होता है, जो रेत के टीले होते हैं वो स्टेबलाइज रहे, वो ठहरे रहें, ऐसा ना हो कि हवा की वजह से वो उड़ जाएं। उसको बचाने के लिए खास तौर से डेजर्ट एरिया में बहुत ज्यादा हवा चलती है तो बहुत धूल उड़ती है, सैंड वगैरह उड़ती है, तो उसको बचाने के लिए हम ये शेल्टर बेल्ट लगा देते हैं। स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट, द विलेज ऑफ सुखोमाजरी एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ जहावाऊ हैज शोन दैट इट इज पॉसिबल टू रिजर्व लैंड डिग्रेडेशन। तो हम लैंड डिग्रेडेशन से बचने के टेक्निक तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जिन्होंने इसको प्रैक्टिकल करके दिखाया और फॉलो करके दिखाया कि हाँ, हमने लैंड डिग्रेडेशन से बचने के लिए क्या किया। जैसे विलेज ऑफ सुखोमाजरी और डिस्ट्रिक्ट ऑफ जहाबुआ,
ट्री डेंसिटी इन सुखोमाजरी इंक्रीज्ड फ्रॉम 13 per hectare in 1976 to 1272 पर हेक्टेयर इन 1992। तो देख सकते हैं 13 से 1272 इन्होंने पर हेक्टेयर पहुंचा दिया पेड़ों की डेंसिटी को। यानी एक हेक्टेयर में पहले 13 ट्री थे, अब एक हेक्टेयर के अंदर 1272 ट्रीज लगा दिए उन्होंने। रीजनरेशन ऑफ द एनवायरमेंट लीड्स टू द इकोनॉमिक वेलबींग। तो फिर से हम इन्वायरमेंट को जो जिंदा करेंगे, नया करेंगे, इससे हमारी आर्थिक स्थिति भी सही होगी। एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेटर रिसोर्स अवेलेबिलिटी, इंप्रूव्ड एग्रीकल्चर एंड एनिमल केयर एंड कॉन्सिक्वेंटली इंक्रीज इनकम्स। अब ये कैसे होगा? क्योंकि हम इन्वायरमेंट को बचाएंगे, इन्वायरमेंट से ही हमको रिसोर्स मिलता है, तो ज्यादा रिसोर्स हमारे पास आ जाएंगे, हम खेती ज्यादा कर लेंगे और अपने एनिमल्स की केयर हम अच्छे से कर पाएंगे, एनिमल को खाने के लिए और चरने के लिए ज्यादा चीजें मिल जाएंगी, तो ये सब मिलाकर हमारी इनकम बढ़ जाएगी। Average annual household income in Sukhumajri range from 10,000 to 15,000 between 1979 and 1984। तो एवरेज इनकम की बात हो रही है इस विलेज की, 10,000 से 15,000 इनकी सालाना इनकम थी। और ये कब की बात हो रही है? 1979 1984 की बात हो रही है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगला कौन सा चैप्टर पढ़ना है ये आप बता दीजिए, मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगा, वहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा जो सा चैप्टर आपको पढ़ना है। क्योंकि जो सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर है यानी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज और वाटर रिसोर्स, ये आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। तो आपको बताना है कि सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया जाए या जो बोर्ड में आएगा फोर्थ चैप्टर एग्रीकल्चर वो स्टार्ट किया जाए। ओके, थैंक यू।